Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's video, we are going to cover a simple, short and interesting topic, that is inline frames or iframes in HTML5. But before getting started with iframes, make sure that you have watched all my previous videos in which I have covered major topics of the advanced web designing chapter. To begin with, let us first know what iframes exactly are. जैसे हम हमारी रियल लाइफ में फ्रेम्स के अंदर फोटो को इंसर्ट या इम्बेड करते हैं, वैसे ही HTML में आपके जो इनलाइन फ्रेम्स रहते हैं वो आपके अनदर HTML डॉक्यूमेंट को या थर्ड पार्टी वेबसाइट कंटेंट को अपने फ्रेम के अंदर इम्बेड या इंसर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. It is very similar to placing a small window on your web page that can display another web page or content from a different source. This allows you to show additional content like a video or another website without leaving your original website. अगर मैं आपसे सिंपल वन सेंटेंस में कहूँ तो आपके जो आई फ्रेम्स रहते हैं दे आर लाइक लिटिल विंडोज ऑन अ वेब पेज दैट शो अनदर वेबसाइट इनसाइड देम. इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो आई फ्रेम्स होते हैं या इनलाइन फ्रेम्स होते हैं वो आपको थर्ड पार्टी कंटेंट या एक्सटर्नल सोर्स का कंटेंट आपकी ही वेबसाइट पे डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करते हैं विदाउट लीविंग योर ओरिजिनल वेबसाइट. मतलब कि कोई जैसे इमेज हो गया या कोई वीडियो हो गया जो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा है या कोई एड्स हो गए, तो आप उन सब को अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो यूजिंग आई फ्रेम्स. इससे क्या होता है, आप दो वेब पेजेस एट द सेम टाइम देख सकते हो विदाउट लीविंग द फर्स्ट पेज. इट इज यूजफुल फॉर इंटीग्रेटिंग कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस विदाउट रीडायरेक्टिंग द यूजर अवे फ्रॉम योर पेज. अभी आपका जो HTML5 है इट अलाउज द इनकॉर्पोरेशन टू बी सीमलेस. इसका मतलब कोई स्क्रॉल बार्स नहीं होंगे, बॉर्डर्स नहीं रहेगा, मार्जिन्स नहीं रहेगा. आपका जो इनकॉर्पोरेशन रहेगा वो सीमलेस रहेगा. इसका मतलब क्या है कि HTML5 आपकी इनलाइन फ्रेम्स को आपकी वेबसाइट पे इस वे में फिट करेगा कि ऐसा लगेगा कि वो बहुत नेचुरल है. ऐसा लगेगा यूजर को कि वो थर्ड पार्टी कंटेंट तो देख रहा है बट वो आपकी जो वेबसाइट है वो लीव नहीं करेगा. इसका मतलब यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे कुछ अलग दिखेगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा, ऐसा नहीं होने वाला है. द कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू बी वेरी सीमलेस, वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल दिखने वाला है वो. इट विल नॉट मेक द यूजर फील लाइक दे हैव लेफ्ट योर साइट. जैसे अगर हम लोग हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में हम हमारे इंटीरियर के अकॉर्डिंग या डेकोर के हिसाब से हम हमारा जो फोटो फ्रेम है वो सिलेक्ट करते हैं. उसी सिमिलर वे में आपके इनलाइन फ्रेम्स को भी आपके वेबसाइट पे इस वे में प्लेस किया जाएगा सच दैट वो आपके इंटीरियर या डेकोर या एस्थेटिक ऑफ योर वेबसाइट को मैच करे. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अलग या अजीब लगने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. The corporation is going to be very very seamless. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई फ्रेम्स जो रहेंगे वो आपके वेब पेज के पूरे हाइट एंड विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. आपके बड़े से वेब पेज पे आपके जो आई फ्रेम्स रहेंगे वो छोटे से विंडोज के जैसे अपीयर करेंगे एंड वहीं पे वो अपना थर्ड पार्टी कंटेंट, वीडियो या एड रन करके दिखा देंगे. आई फ्रेम्स की वजह से आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. तो अगर हम हमारे इनलाइन फ्रेम्स या आई फ्रेम्स को सम अप करें या कंक्लूड करें तो आई फ्रेम्स इन HTML आर यूज्ड टू एम्बेड अनदर HTML डॉक्यूमेंट or third party content like ads, videos or images within the current document or website. It's like placing a small window on your web page that can display another web page content from a different source. This allows you to show additional content like a video or another website without leaving your page. And the corporation is very seamless. It appears to be very natural without any scroll bars. इसका मतलब आपका जो iframe का content है वो एक ही विंडो स्क्रीन पे अपीयर करने वाला है. आपको स्क्रॉल अप या डाउन करने की जरूरत नहीं है आपके आई फ्रेम कंटेंट को फुली विजिबल करवाने के लिए. कोई बॉर्डर्स नहीं होने वाले हैं, कोई लाइंस नहीं होने वाली है. सो इट लुक्स लाइक अ नेचुरल पार्ट ऑफ द वेब पेज एंड कोई भी मार्जिन नहीं होने वाली है. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एक्स्ट्रा स्पेस अराउंड द आई फ्रेम. इससे क्या होगा, आपका जो आई फ्रेम रहेगा इट विल ब्लेंड परफेक्टली विद द रेस्ट ऑफ द कंटेंट. So it's like adding a picture to your page that looks like it was always a part of it without any extra lines or spaces around it.
ठीक है, अब आपको एक और चीज जो याद रखनी है वो ये है कि आपकी जो आई फ्रेम्स है उन्हें हम लोग फ्लोटिंग फ्रेम्स भी कहते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। अब अगर आपको आई फ्रेम्स या इनलाइन फ्रेम्स अपने वेब पेज पे इंसर्ट करवाना है या इम्बेड करवाना है, तो आप आई फ्रेम टैग का यूज करते हो, जो कि एक पेड टैग है या कंटेनर टैग है। हम लोग एक एक करके आई फ्रेम्स के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एट्रीब्यूट हम डिस्कस करने वाले हैं इनलाइन फ्रेम में, दैट इज गोइंग टू बी योर सोर्स एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी एम्बेडेड इन द आई फ्रेम। इसका मतलब आपको आई फ्रेम की विंडो के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट या इमेज या वीडियो फाइल को एम्बेड करवाना है, उसका पाथ, एड्रेस, लोकेशन या यूआरएल आप सोर्स एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करते हो। इनलाइन फ्रेम के विंडो के अंदर आप कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, कोई जिप फाइल इंसर्ट कर सकते हो या कोई डॉक्यूमेंट भी एम्बेड कर सकते हो। तो उन सब का जो एड्रेस है या यूआरएल है वही आपको लिखना है सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। उसके बाद आपको अपने वेब पेज पे आपकी इनलाइन फ्रेम या इनलाइन फ्रेम के विंडो की हाइट या विड्थ कितनी चाहिए वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपके पूरे वेब पेज पे कितना स्पेस आपका वो आई फ्रेम का विंडो ऑक्यूपाई करना चाहिए वो आपका हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट के जरिए स्पेसिफाई किया जाता है, एंड द वैल्यूज हैव टू बी इन पिक्सल। अगर आपको चाहिए कि आपका जो आई फ्रेम विंडो है वो बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए आपके पूरे वेब पेज पे, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। कितना लंबा कितना चौड़ा आपका आई फ्रेम का विंडो अपीयर करना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, such that your original content is not affected and such that the iframe content seems to be very seamless and natural, उस हिसाब से आपको अपना हाइट एंड विड्थ जो है वो स्पेसिफाई करना रहेगा। अब इसके बाद जो फोर्थ एट्रीब्यूट हम देखने वाले हैं वो है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ योर आई फ्रेम और इनलाइन फ्रेम। हम नेम एट्रीब्यूट को और डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। आपका जो नेम एट्रीब्यूट रहता है वो आई फ्रेम को नेम प्रोवाइड करता है। तो आई फ्रेम को नेम प्रोवाइड करने से वो आपके आई फ्रेम को एक यूनिक लेबल या आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है, और यही लेबल या आइडेंटिटी जो रहती है वो आपके थर्ड पार्टी कंटेंट, कोई लिंक्स या फॉर्म्स यूज करती है टू डायरेक्ट देयर कंटेंट टू दैट स्पेसिफिक आई फ्रेम। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी this name can be used as a target for hyperlinks and forms. When a link or form submission has a target attribute that matches the name attribute of an iframe, the linked document or form response will be displayed in that iframe. तो जब भी हमारा टारगेट वाला जो एट्रीब्यूट है वहां पे जो हमने वैल्यू लिखी है, जहां हम लोग हाइपरलिंक करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी कंटेंट से, तो थर्ड पार्टी कंटेंट ने अपने टारगेट में जो वैल्यू लिखी है और आपका जो आई फ्रेम का नेम का वैल्यू है, अगर वो मैच हो जाता है तो इसका मतलब थर्ड पार्टी कंटेंट की लिंक और आपका जो आई फ्रेम है वो दोनों हाइपरलिंक के जरिए क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है या लिंक हो जाता है। इसके जरिए आपका जो थर्ड पार्टी सोर्स है वो अपना कंटेंट आई फ्रेम में डिस्प्ले कर पाता है। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट रहता है ना, इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू योर एक्शन एट्रीब्यूट। हम लोग फॉर्म्स जब क्रिएट करते थे उस टाइम पे एक्शन एट्रीब्यूट यूज करते थे, एंड एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग यूआरएल डाल देते थे। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म कहाँ पे जाना चाहिए, नेविगेट होना चाहिए, वहां वो पाथ हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट में लिखते थे। आपका टारगेट एट्रीब्यूट भी प्रीटी मच सिमिलर ही है। आपका जो टारगेट एट्रीब्यूट रहता है वो स्पेसिफाई करता है where to open the linked document when a user clicks on a link। मतलब यूजर जब लिंक को क्लिक कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर ओपन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर आपका टारगेट एट्रीब्यूट और आपके जो इनलाइन फ्रेम का नाम है वो मैच हो गया तो ऑब्वियसली इनलाइन फ्रेम खुल जाएगा जहां आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने आई फ्रेम इंसर्ट किया है एंड मैंने सोर्स डाला है https www.abc.com। तो यहाँ पर इनिशियली आपका जो आई फ्रेम का कंटेंट है वो abc.com से लिया जाएगा, राइट। अब हमने हमारे आई फ्रेम को नेम दे दिया एग्जाम्पल। अब ये जो नेम एट्रीब्यूट है वो हमारे आई फ्रेम को एक लेबल दे देगा जिसका नाम है एग्जाम्पल। This name can be used to target this specific iframe from links or forms। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ही हमारी फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे, हम लोग फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि कैसे सारी चीजें जो रहेगी वो वर्क करने वाली है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली आपका abc.com से जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा जो यूजर है वो फर्स्ट लिंक इसको क्लिक करेगा, यहाँ मैंने एंकर टैग डाला है, इसका मतलब हाइपरलिंक्स क्रिएट होने वाली है। तो जैसे ही हम लोग इस फर्स्ट लिंक इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा,
The iframe will update to show the content from https www.info.com. ठीक है, फर्स्ट लिंक को क्लिक करते ही हमारा जो iframe का कंटेंट है will update itself from abc.com to info.com. ये हमारा पहला स्टेप होगा. उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड लिंक ऐसे करके क्लिक करते हैं, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा जो iframe है it will update its content from info.com to knowledge.com. ठीक है, दिस इज हाउ द फंक्शनैलिटी इज गोइंग टू हैपन, या इस चेन में हमारा जो iframe है वो वर्क करने. सो हो क्या रहा है, इनिशियली जैसे ही हम लोगों ने SRC वाला एट्रीब्यूट डाला, आपका जो iframe है पहले सबसे शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस पर आपके abc.com का जो कंटेंट है वो दिखाएगा. उसके बाद हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट में एग्जाम्पल डाल दिया, जिससे हमारे iframe को एक लेबल मिल गया. जैसे ही यूजर फर्स्ट लिंक इसको क्लिक करेगा, आपका जो कंटेंट है वो abc से अपडेट होके info.com का दिखेगा. एंड जैसे ही यूजर सेकेंड लिंक को क्लिक करेगा, आपका जो iframe का कंटेंट है वो अपडेट होके info.com से वापस knowledge.com का दिखने वाला है. तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट क्या फंक्शन कर रहा है, नेम एट्रीब्यूट जो है वो iframe को अलाउ कर रहा है to change the iframe's content dynamically without reloading the entire page. क्योंकि यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट और हमारा जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मैच कर जा रही है. तो हो क्या रहा है कि आपका जो कंटेंट है जो हम लोग iframe के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं वो डायनेमिकली अपडेट होता चला जा रहा है और हमें बार बार पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर नेम एट्रीब्यूट वर्क्स. आई होप आपको नेम एट्रीब्यूट अभी डिटेल में अच्छी तरह से समझा होगा. अगर हम हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बस इतना ही लिखा है कि स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द iframe, बट नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज किया जाता है वो एडिशनली मैंने आपको समझा दिया है. दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ भी पढ़ना नहीं है. अब जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है iframe का वो है src doc. इट स्पेसिफाइज द html कंटेंट ऑफ द पेज टू शो इन द iframe. इसका मतलब iframe की विंडो के अंदर जो भी html कोड आपको डिस्प्ले करवाना है वो आप src doc में डायरेक्टली लिख सकते हो. तो src doc वाले एट्रीब्यूट को भी थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं. तो आपका जो src doc वाला एट्रीब्यूट रहता है ना, वो आपके iframe को अलाउ करता है टू स्पेसिफाई द HTML कंटेंट डायरेक्टली विद इन द iframe. मतलब आपको जो भी HTML कंटेंट इम्बेड करवाना है अपने iframe की विंडो के अंदर, आप डायरेक्टली src doc वाला एट्रीब्यूट लिख के उस HTML कंटेंट को ही यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ लोडिंग कंटेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल URL, ठीक है, आप बस क्या करोगे, अपने src doc वाले एट्रीब्यूट में आपका जो भी HTML कोड रहेगा जो आपको डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पर ही लिख दोगे. You can provide the HTML content right inside the src doc attribute itself. तो एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने iframe मेंशन किया, उसके बाद src doc वाला एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किया, एंड यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आपको HTML कंटेंट लिखना रहता है. जो भी HTML कंटेंट आपको iframe के अंदर दिखाना है वो डायरेक्टली आप src doc के एट्रीब्यूट में लिख सकते हो. मतलब सोर्स एट्रीब्यूट डालने की जगह, थर्ड पार्टी से लोड करवाने की जगह डायरेक्टली यहाँ पर ही आप लिख दे रहे हो. तो आप क्या करोगे, जो भी आपके टैग्स वगैरह है, HTML टैग्स वगैरह जो आपको इम्बेड करवाने हैं वो कर सकते हो. जैसे यहाँ मैंने एक पैराग्राफ टैग इम्बेड कराया है एंड मैंने बस लिखा है वी आर लर्निंग iframes एंड देन पैराग्राफ टैग क्लोज करवा दिया एंड देन iframe क्लोज हो गया. तो ये एग्जाम्पल क्या डिनोट कर रहा है कि जो आपका iframe रहेगा ना वो डायरेक्टली आपकी ये जो टेक्स्ट है वी आर लर्निंग iframes डायरेक्टली iframe की विंडो के अंदर डिस्प्ले कर देगा या इम्बेड कर देगा विदाउट नीडिंग इट टू फेच इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. मतलब यहाँ पे हमें एक्सटर्नल सोर्स से फेच करवाने की जरूरत नहीं होगी. यहाँ पे हम लोग एक दफा में ही मेंशन कर देते हैं जो भी HTML कोड या कंटेंट हमें स्पेसिफाई करना है. तो आप src doc वाला एट्रीब्यूट यूज करके डायरेक्टली अपने iframe में कंटेंट को इम्बेड करवा सकते हो विदाउट फेचिंग इट फ्रॉम एक्सटर्नल URL. तो अगर आपको कोई सिंपल स्टैटिक कंटेंट है या कुछ वर्डिंग्स वगैरह है जो आपके iframe के कंटेंट के अंदर डिस्प्ले करवानी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, src doc वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो. ठीक है, आई होप आपको src doc वाला एट्रीब्यूट भी अभी अच्छी तरह से समझा होगा.
अब हम लोग आई फ्रेम्स को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं आ गई हूँ W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर। तो हम लोग एट्रीब्यूट वाइज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स देखने वाले हैं आई फ्रेम के। तो पहले बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई फ्रेम आपके वेब पेज पे एग्जैक्टली दिखता कैसे है, और यहाँ पे हम लोग हाइट एंड विड्थ वाले एट्रीब्यूट को भी समझ लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं बॉडी सेक्शन में आई, बॉडी सेक्शन में आके मैंने आई फ्रेम ये टैग को डिक्लेयर किया एंड उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट लिखा। तो हमें पता है कि सोर्स एट्रीब्यूट में हम उस थर्ड पार्टी वेबसाइट या लिंक का यूआरएल डालते हैं जहां से हमें कंटेंट लेना होता है, विच इज टू बी प्लेस्ड इनसाइड योर आई फ्रेम विंडो। तो यहाँ पर वो कोई HTML फाइल हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट हो सकती है। तो मैंने उस चीज का यहाँ पर यूआरएल लिखा है एंड मैंने हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई किया है। तो मेरी हाइट 200 है एंड मेरी जो विड्थ है वो 300 है। तो आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर का पूरा आपका क्या है, वेब पेज है। एंड ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, वो आपका आई फ्रेम का विंडो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई नहीं किया है स्पेस, आई फ्रेम ने आपकी पूरी वेब पेज के विंडो को ऑक्यूपाई नहीं किया, उसने बस एक छोटी सी स्पेस ऑक्यूपाई किया, डिपेंडिंग अपॉन कितना हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने इंसर्ट किया है। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है येलो। तो आपका ये जो येलो है ये पूरा आपका ओरिजिनल वेब पेज है जहाँ पे आप अपना मेन कंटेंट लिखने वाले हो। एंड मैंने बस यहाँ पे हाइट एंड विड्थ को चेंज कर दिया। तो मैंने हाइट जस्ट 50 पिक्सल्स रखी है एंड विड्थ जो है वो मैंने बस 100 पिक्सल्स रखी है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो आई फ्रेम का विंडो है वो कितनी ज्यादा कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपके पूरे वेब पेज पे। एंड आई फ्रेम की विंडो की जो लेंथ है, मतलब जो हाइट और विड्थ है, वो इतनी कम है कि यहाँ पे हमें स्क्रोल बार्स की जरूरत पड़ रही है पूरा का पूरा कंटेंट रीड करने के लिए। बट हमें पता है कि हमारी जो आई फ्रेम्स रहते हैं वो हमारी कंटेंट को बहुत सीमलेस या नेचुरल वे में डिस्प्ले करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जो हाइट एंड विड्थ है वो इस हिसाब से रखें कि आपके जो आई फ्रेम्स है उसमें कोई स्क्रोल बार्स वगैरह ना आए। आपका जो कंटेंट है वो एक ही साथ अच्छी तरह से डिस्प्ले होना चाहिए और इस वे में डिस्प्ले होना चाहिए कि आपके ओरिजिनल कंटेंट को आपके आई फ्रेम की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी द सेकेंड एट्रीब्यूट दैट वी आर गोना प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट इज गोइंग टू बी योर नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि आपका जो नेम एट्रीब्यूट रहता है वो आपके आई फ्रेम को एक यूनिक आइडेंटिटी या लेबल प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो आपके आई फ्रेम को एक नेम प्रोवाइड करने का काम करता है। और हम लोग जो नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं वो वैल्यू और हमारी जो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू रहती है जो हम लोग एंकर टैग में स्पेसिफाई करते हैं, अगर वो मैच हो जाती है तो हमारा जो आई फ्रेम रहता है उस पर्टिकुलर लिंक से क्या हो जाता है, इंटरलिंक्ड हो जाता है या हाइपरलिंक हो जाता है उस थर्ड पार्टी कंटेंट से या वेबसाइट से। राइट, तो हम लोग यहाँ पर उसी चीज को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करती है। तो मैंने बॉडी सेक्शन में आके आई फ्रेम टैग को डिक्लेयर कर दिया एंड देन सोर्स एट्रीब्यूट में मैंने क्या किया, डेमो iframe.htm ये यूआरएल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे आई फ्रेम की विंडो के अंदर जो कंटेंट दिखेगा वो डेमो iframe.htm इस यूआरएल से दिखेगा। मतलब इस यूआरएल पे या इस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे या HTML डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट स्पेसिफाइड रहेगा वो मेरे आई फ्रेम की विंडो के अंदर दिखने वाला है बाय डिफॉल्ट। ओके, उसके बाद मैंने मेरे एक आई फ्रेम को नेम दिया है दैट इज iframe_a एंड मैंने हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई किया है। उसके बाद मैंने एंकर टैग लिखा है एंड href में मैंने w3schools.com का ही यूआरएल दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टारगेट एट्रीब्यूट दिया है एंड मैंने आपसे कहा था टारगेट एट्रीब्यूट वर्क्स प्रीटी मच लाइक योर एक्शन एट्रीब्यूट, राइट। तो आपका जो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो iframe_a एंड जो मैंने नेम एट्रीब्यूट में मेरे आई फ्रेम की वैल्यू दे रखी है iframe_a, वो दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही मैं इस w3schools.com को क्लिक करूंगी ना, आपका जो ये आई फ्रेम का कंटेंट है, मतलब दिस पेज इज डिस्प्लेड इन एन आई फ्रेम, वो अपडेट होके यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट डिस्प्ले करने वाला है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपका अगर नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू और टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है, आपका जो हाइपरलिंक वाला कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज, राइट। तो अभी मैं जैसे ही इस w3schools.com को क्लिक करूंगी ना, आप यहाँ पे नोटिस करना ये जो कंटेंट है वो बदल के चेंज हो जाएगा एंड आपके सामने W3 स्कूल्स की वेबसाइट आ जाएगी। आप देख सकते हो W3 स्कूल्स की वेबसाइट आ गई आपके सामने, राइट। तो मैंने बस क्या किया, मैंने इस हाइपरलिंक को क्लिक किया
एंड ये क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू और मेरे जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो मैच कर गई, इसीलिए यहाँ पे जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज। एज सून एज आई क्लिक हियर, आप देख सकते हो यहाँ का जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। राइट, अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस लेकर आती हूँ टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नेम है वो अलग है एंड मेरा जो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो अलग है। राइट, उसके बाद अब मैं रन करती हूँ तो यहाँ पे w3schools.com तो एज यूजुअल आएगा, बट एज सून एज आई क्लिक, यहाँ का जो कंटेंट है वो अपडेट नहीं होने वाला है। यू कैन सी मैं रीडायरेक्ट हो गई W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर। राइट, बट मेरे आई फ्रेम के कंटेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, आप देख सकते हो। और सिंप्लीफाइड अगर हमें इस चीज को करना है तो मैं इस w3schools.com को भी यहाँ से हटा देती हूँ एंड इंस्टेड में यहाँ पे क्लिक हियर करती हूँ। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक है, बट ये मुझे कहीं रीडायरेक्ट कर रहा है क्या, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां का मैंने href डाल रखा है। राइट, वहां का मैंने href डाल रखा है, बट मेरे आई फ्रेम के कंटेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, मेरे आई फ्रेम के कंटेंट में नहीं हो रहा है। बट हमें तो वही चाहिए ना कि हमारा जो आई फ्रेम का कंटेंट है वो चेंज होना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे मैं वापस टारगेट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसे ए कर दूंगी, मतलब मेरी नेम एट्रीब्यूट और टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेम कर दूंगी। जैसे ही मैं अभी क्लिक योर को क्लिक करूंगी आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस आए। राइट, यहाँ पे चेंजेस आए। सो यही है कि विदाउट रीलोडिंग द एंटायर पेज आपका जो आई फ्रेम है वो अपना कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा अगर टारगेट एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो मैच कर जाती है। आई होप आपको अभी ये भी अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। अभी द लास्ट एट्रीब्यूट दैट्स एसआरसी डॉक एट्रीब्यूट। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपकी बैकग्राउंड को पिंक कर दिया है सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश वेल। ये आपकी आई फ्रेम की विंडो है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आई फ्रेम के टैग को स्पेसिफाई किया एंड मैंने एसआरसी डॉक वाला एट्रीब्यूट मेंशन किया। तो हम जानते हैं कि एसआरसी डॉक वाले एट्रीब्यूट में हम लोग डायरेक्टली एचटीएमएल कंटेंट लिख सकते हैं जो हमारे आई फ्रेम की विंडो के अंदर हमें दिखना चाहिए। जो भी एचटीएमएल टैग्स है हम सब चीज का यहाँ पर एसआरसी डॉक वाले एट्रीब्यूट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, अगर हमें कोई स्टैटिक एचटीएमएल कंटेंट हमारे फ्रेम के अंदर डिस्प्ले करवाना रहता है तो उस टाइम पे हम एसआरसी डॉक वाला एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एसआरसी डॉक वाले एट्रीब्यूट को मेंशन किया है, इज इक्वल्स टू में डबल इनवर्टेड कॉमास में मैंने पैराग्राफ टैग स्पेसिफाई किया है एंड मैंने हेलो वर्ल्ड ऐसा लिख दिया है। तो ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट या डायरेक्टली मेरे आई फ्रेम की विंडो के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। राइट, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज यहाँ पर हुई है। यहाँ पर मुझे सोर्स एट्रीब्यूट मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सटर्नल पार्टी से कुछ भी ले नहीं रही हूँ, मुझे बस मेरा जो एचटीएमएल कंटेंट है हेलो वर्ल्ड वही यहाँ पर डिस्प्ले करवाना था तो मैंने वो कर दिया। यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, इनफैक्ट आपको जो एचटीएमएल टैग्स इंसर्ट करना है आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप मोर देन वन टैग्स का भी यूज कर सकते हो एंड अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कोड या कंटेंट लिखना है तो वो भी आप एसआरसी डॉक के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। एंड टू योर सरप्राइज आप यहाँ पर इनलाइन सीएसएस का भी यूज कर सकते हो एंड सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को लिखने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसआरसी डॉक एट्रीब्यूट। With this we are done with iframes and all of its attributes. I hope आपको iframe बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या प्रैक्टिकल भी है क्योंकि हम जब भी वेबसाइट्स यूजुअली विजिट करते रहते हैं तो एड्स वगैरह तो हमारे सामने डिस्प्ले होती रहती है, वीडियोस डिस्प्ले हो रहे होते हैं, एक्सटर्नल कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वो सब क्या होते हैं यूजुअली आई फ्रेम्स ही होते हैं। राइट, तो आई फ्रेम्स आई होप आपको अच्छी तरह से समझा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई फ्रेम्स इंपॉर्टेंट है। So make sure that you read and understand it well, and in case of any queries, please let me know in the comment section below. I have also provided the PDF of all the codes performed in today's video and a set of objectives from all the topics covered in today's session in the description box below. Do check it out for your reference. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.